नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। आज चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे रमेश चंद्र साहा जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोबर गणेश के विषय में। रमेश चंद्र साहा जी मूल रूप से उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने साहित्य की हर विधा में, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, निबंध हो, संस्मरण हो या यात्रा वृत्तांत, प्रत्येक में अपनी लेखनी चलाई है और विनायक जैसी सर्वश्रेष्ठ कृति से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। विनायक इस उपन्यास के विषय में आप पूर्व से परिचित होंगे, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। और अगर हम बात करें गोबर गणेश उपन्यास की, तो गोबर गणेश उपन्यास विनायक उपन्यास की ही प्रथम भाग हम समझ सकते हैं। गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र साहा जी का पहला उपन्यास है। जब उनका उपन्यास गोबर गणेश प्रकाशित हुआ था, तब पहली बार उन्हें साहित्य अकादमी दिए जाने की चर्चा हुई थी। अब 78 किताबों को लिख लेने के बाद कहीं जाकर विनायक उपन्यास को साहित्य अकादमी के लायक समझा गया। एक बार बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी किताबें कम से कम 6 अवसरों पर साहित्य अकादमी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई, लेकिन मुझे सुख केवल इस बात का है कि जिस विनायक उपन्यास के लिए अंततः मुझे साहित्य अकादमी मिला, वह मेरे पहले उपन्यास गोबर गणेश का ही विस्तार है। मित्रों, गोबर गणेश को पढ़ते हुए कहीं न कहीं आपको अज्ञेय जी याद आ जाते हैं। डॉक्टर साहा जी का उपन्यास गोबर गणेश एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसके केंद्र में एक बालक विनायक है। इसमें लेखक ने विनायक की मानसिकता के उन सूत्रों को तलाशने की कोशिश की है जो जीवन में चरित्र का निर्धारण, नियामन और संचालन करते हैं। यह अज्ञेय की औपन्यासिक कृति शेखर एक जीवनी की याद भी हमें दिलाता है, ख़ास तौर पे जब हम इसके जो पात्र विनायक है उसके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं या उसे समझते हैं, तो वो कहीं कुछ हमें अज्ञेय के शेखर से मिलता जुलता महसूस होता है। डॉक्टर साहा ने अपने उपन्यासों में समाज की जीवन रीति, स्वभाव, संस्कार, विचार पद्धति, विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक बुराइयों, उनकी कुंठाओं एवं दमित इच्छाओं का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक एवं मार्मिक शैली में किया है। वे किसी मत अथवा वाद से ग्रस्त नहीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहीं कहीं हमें मुक्तिबोध दिखाई देते हैं या अज्ञेय दिखाई देते हैं, इनके उपन्यासों में भी हमें एक तरह का खंडन मंडन और विद्रोह कुछ रूपों में दिखाई देता है। डॉक्टर रमेश चंद्र साहा के अधिकांश उपन्यास ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण परिवेश पर आधारित हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है क्योंकि वह स्वयं अल्मोड़ा जैसे एक खूबसूरत शहर से थे। समाज में अतिव्याप्त सुरा जैसी भयंकर लत पर प्रविष्ट करते हुए लेखक ने अपने सटीक विचार रखते हुए उल्लेख किया है कि कहने को ड्राई एरिया है, मतलब पहाड़ है, मगर दवाई के नाम पर इस सुरा ने सारी कसर निकाल दी है। जमाना बहुत बदल गया है भाई साहब। गाँव के हालात तो शहरों से भी ज़्यादा खराब हैं। घर के घर उजाड़ दिए इस सुरा ने। साहा के सभी उपन्यासों में हम देखते हैं कि कुमाऊं के अंचल को लेकर बातें की गई हैं, तो यहाँ के लोक देवाओं के जो देवता हैं उनके प्रति भी असीम आस्था और श्रद्धा का भाव उनके उपन्यासों में प्रकट होता हुआ हमें दिखाई देता है। साहा के उपन्यासों को अगर हम बारीकी से पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उपन्यास की घटनाएं हमारे सामाजिक परिवेश या परिदृश्य में घटित हो रही हैं और वो उनका चित्रण हमें अपने मानसिक पटल में होता दिखाई देता है। उनके उपन्यास में आंचलिकता का भी एक विशेष पुट है, खास तौर के पर्वतीय क्षेत्र का। अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे गर्म पानी, कुछ ऐसे पर्वतीय इलाके हैं जिनको लेकर उन्होंने विशेष बातें की हैं अपने उपन्यासों में।
विनायक, गोबर गणेश तथा पुनर्वास जैसे उपन्यास में वो पूर्ण रूप से कुमाऊं अंचल का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आइए बात करते हैं गोबर गणेश उपन्यास की कथा वस्तु के विषय में। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास गोबर गणेश 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है अन्न जल, दूसरा है त्रिपार्श्व और वर्णपट, और इनका तीसरा भाग है अपने हिस्से का आसमान। अगर हम पहले खंड की बात करें तो पहले खंड में जो नायक विनायक है उसकी बाल अवस्था, उसके बचपन के बारे में बताया गया है, और उसकी जो बाल अवस्था है उसके विषय में यहाँ चर्चा हुई है। दूसरा खंड जो है त्रिपार्श्व और वर्णपट, इसमें युवा होते विनायक की अवस्था और उसके विश्वविद्यालयी जीवन के विषय में चर्चा की गई है। और तीसरा खंड जो है अपने हिस्से का आसमान, इसमें विनायक के अध्यापकीय जीवन के प्रसंगों का उल्लेख है। मुख्य तौर पर गोबर गणेश उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं विनायक, विनायक की माता, विनायक के पिताजी और विनायक के चाचा जिनका नाम मथुर और जगन है, और विनायक की बड़ी बहन सरोज जिसे प्यार से सरू कहकर बुलाया जाता है, और विनायक की एक प्रेमिका शांतम। इसके अलावा अन्य पात्र भी हैं लेकिन वह गौण है। ये प्रमुख पात्र हैं जो उपन्यास की कथा वस्तु को पूर्ण आकार देते हैं। गोबर गणेश रमेश चंद्र साहा का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1978 में हुआ। गोबर गणेश उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। डॉक्टर साहा का यह उपन्यास उनके बचपन से लेकर वयस्कता तक की जीवन कथा पर आधारित है। इस उपन्यास में जीवन फलक बचपन का अतिक्रमण करके वयस्कता तक फैला हुआ है। यह उपन्यास 3 खंडों में बटा हुआ है। इन तीनों खंडों के विषय में मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। गोबर गणेश उपन्यास का जो नायक होता है विनायक, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु स्वभाव का है। ठीक उसी तरह जैसी जिज्ञासा शेखर एक जीवनी में शेखर के भीतर है। परिवार में साहित्यिक वातावरण न होते हुए भी विनायक में साहित्य के प्रति अत्यधिक रुचि है और उसके मन में आरंभ से ही कविता लिखने और साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ने का उसका एक अपना शौक है। दूसरी ओर विनायक के पिता जो हैं उनको साधु संतों की संगति तथा साहित्य और संगीत का बड़ा शौक है। उनके इसी शौक के कारण विनायक को भी महान साधु संतों से मिलने और अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने का अवसर परिवार के माध्यम से मिल जाता है। घर पर साहित्यिक वातावरण न के बराबर होते हुए भी विनायक स्वतः ही साहित्यिक संस्कारों को प्राप्त करता है। उनकी दुकान में जो रद्दी आती है उनमें से विनायक के पिता साहित्य की पुस्तकें निकालकर विनायक को पढ़ने के लिए देते हैं। विनायक के पिता का उनके परिवार के ऊपर कोई अनुशासन नहीं था। अनुशासन एवं आर्थिक दृष्टि से विनायक का परिवार मधुर काका यानी जो उसके चाचा हैं उनके परिवार के ऊपर निर्भर था। उसके चाचा एक व्यवहारिक और दबंग व्यक्ति थे। विनायक के पिता द्वारा परिवार में मथुर काका के स्थान को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। वो सब ठीक है महाराज, मगर अब मेरा मन इस सबसे उचाट हो गया है। कहाँ तक इस झमेले में पड़ूं? जगन्नाथ जब से जेल गया है तब से मेरा दिमाग ही अजीब हो गया है। मथुरिया मुझसे कहने लगा, यानी मथुर, इसको भी जगन्नाथ के रास्ते डालोगे? मैंने तो कह दिया, मुझे क्या करना है, तू जैसा चाहता है वैसा कर। मगर महाराज, मथुरिया भी क्या गलत कहता है। मेरा पुरुषार्थ तो थक गया है। घर जो चल रहा है इसी के बूते चल रहा है। वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा दुनिया का ऊंच नीच समझता है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम विनायक के पिता की मनोदशा को समझ सकते हैं। दूसरी ओर उसके चाचा जगन्नाथ जो स्वाधीनता संग्राम के चलते जेल में डाल दिए गए हैं, उनकी स्थिति का वर्णन भी हमें
इस उद्धरण से प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त विनायक के परिवार में उसके अधिक निकट एवं उसकी हमदर्दी उससे ज़्यादा हमदर्दी रखने वाले दो और लोग हैं। एक विनायक के जगन काका और दूसरा उनकी बड़ी बहन सरोज। जगन काका एक देशभक्त, क्रांतिकारी एवं दार्शनिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। विनायक जब छोटा था तभी जगन काका देश की आज़ादी की लड़ाई में जेल चले गए थे। उपन्यास के पहले खंड की कथा में ही वे जेल से वापस आ जाते हैं और प्रथम खंड की समाप्ति उनकी मृत्यु के समाचार के द्वारा होती है। यानी अन्न जल नाम का जो खंड है वो उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। और जो जगन काका थे वही विनायक के लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं। विनायक के सहज आकर्षण जगन काका एक स्वप्न की तरह हैं जिसे वह कभी यथार्थ नहीं बना पाता। उसके बचपन के कई अविस्मरणीय प्रसंग जगन काका के साथ जुड़े हुए होते हैं, परंतु वह क्षय रोग के कारण अचानक उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो विनायक एक जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों रूप से बहुत ज़्यादा उसको पीड़ा होती है। कहीं ना कहीं उसका कोमल मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। गोबर गणेश उपन्यास में जगन काका के चरित्र द्वारा योग और ध्यान की महत्ता को भी स्पष्ट किया गया है। जगन काका के अतिरिक्त विनायक के परिवार में एक और सदस्य ऐसे हैं जो उसके अत्यधिक निकट है और वह है उसकी बड़ी बहन सरोज। सरोज में अत्यधिक आत्मसंयम और संतुलन है। उसके स्वभाव में इतनी मिठास है जो उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती है। सरोज के रूप से ज़्यादा उसके गुण सुंदर हैं। विनायक द्वारा अपनी दीदी की भाव भंगिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अभी तक मधुर काका नहीं आए हैं, जगन काका भी जाने कहाँ हैं। अब सरू दीदी आरती कर रही है, वह हुआ ढंग आरती करने का। विनायक मंत्रमुग्ध सा देख रहा है। एक अलग ही सुंदर लय में चढ़ती उतरती बत्तियों की लौ में उनका चेहरा कैसा दिख रहा है। विनायक को आज पहली बार दीदी बड़ी सुंदर लग रही है। वैसे दीदी को सुंदर कोई नहीं कहता, वे कुछ ज़्यादा ही सांवली हैं। सरोज जगन काका के भी बहुत अधिक निकट है और सबसे ज़्यादा उनकी विश्वास पात्र भी है। जगन काका की सारी ज़रूरत की वस्तुएं सरोज के संरक्षण में रहती है। विनायक के साथ सरोज का संबंध बहुत सहज और आत्मीय है। उपन्यास में जगन काका और सरोज का संबंध चाचा भतीजी से ज़्यादा भाई बहन जैसा हमें प्रतीत होता है। जगन काका विनायक से सरोज के बारे में कहते हैं, अरे बदमाश। जगन काका ने एक ठहाका लगाया और फिर सरोज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरी कविता तो ये है। और मैं यानी विनायक जल भुनकर खाक हो गया और बोला, तुम? जगन काका थोड़े अटके और फिर बोले, तुम मेरी कहानी हो। इस तरह से एक बहुत प्यारा हंसता खेलता परिवार है जो इस उपन्यास के माध्यम से हमें डॉक्टर साहा ने दिखाया है। लेकिन वह किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरता है इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सरोज जो है वो विनायक की बहन होने के साथ साथ उनकी मित्र भी है। विनायक अपने कई निर्णय सरोज से पूछकर ही लेता है अपने जीवन के। गोबर गणेश उपन्यास का जो दूसरा खंड है त्रिपार्श्व और वर्णपट, इसमें विनायक के विश्वविद्यालय जीवन और उसके द्वारा किए जाने वाले एक केरलीय लड़की के ट्यूशन और प्रेम प्रसंग की कथा है। यह लड़की शांतम एक असंतुलित व्यक्तित्व वाली है। शांतम के पिता को जब इन प्रेम प्रसंगों के विषय में पता चलता है जो विनायक और शांतम के मध्य में हैं, तो वे विनायक से ट्यूशन छोड़ने को कहते हैं। इसके विपरीत शांतम और उसकी माँ विनायक से भागकर शादी करने का सुझाव भी उसको देती है, जिसे विनायक चुपचाप टाल जाता है। दूसरे खंड में ही विनायक और शांतम के प्रेम प्रसंग के अतिरिक्त सरोज के निराशात्मक वैवाहिक जीवन और उसकी दयनीय स्थिति को भी लेखक ने जीवन से संबंधित और सहज, स्वाभाविक किंतु अछूती सहतों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गोबर गणेश उपन्यास बालक के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है।
इसमें बाल मन का जो चित्रण किया गया है वह सामाजिक परिवेश के जीवंत दृश्यों के आयामों को भी प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार द्वारा लेखन के जो बचपन का जीवन है, उसका जो मानसिकता तब थी और उसके युवा होते हुए, वयस्क होते हुए उसकी मानसिकता में जो बदलाव आए हैं, उन सब को उभार कर इस उपन्यास में उनका चित्रण करने की एक प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। गोबर गणेश उपन्यास में ग्रामीण और नगरीय परिवेश के साथ साथ कुमाऊनी संस्कृति एवं आंचलिकता का सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास को हम पूर्ण रूप से एक आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते, लेकिन हमें स्थान स्थान में इसे पढ़कर आंचलिकता का पुट हमें इसमें महसूस होता है। गोबर गणेश उपन्यास केवल एक आत्मकथा ही नहीं है, बल्कि कुमाऊं वासियों की संवेदना के विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। यह उपन्यास जहां एक ओर बाल्य जीवन की स्वाभाविक मनोवैज्ञानिकता को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर कुमाऊनी लोक जीवन की वृहद झांकी भी प्रस्तुत करता है। कथ्य एवं शिल्प दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा जो उपन्यास है इनका, इसी की आगे कड़ी विनायक, जिसकी रचना 2010 में हुई थी। यहाँ तक आते आते गोबर गणेश का नायक जो है वो युवा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसी विनायक की आगे की कहानी को हम कह सकते हैं इसके माध्यम से। इस तक आते आते विनायक बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर गाँव से बाहर चला जाता है और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाता है। और उसके बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, जिस तरह से वो सामाजिक गतिविधियों में परिलिप्त होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, किस तरह गांव के प्रति, अपने उस पहाड़ के प्रति उसका मोह बना रहता है, लेकिन शहर में रहने वाली संस्कृति, शहर में रहने वाला उसका परिवार उसको नहीं समझ पाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। इन सब का मोटा मोटा वर्णन फिर हमको विनायक में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लेखक के थोड़े से परिचय की। रमेश चंद्र साहा का जन्म 15 नवंबर 1937 को अल्मोड़ा में हुआ था और इन्होंने हिंदी भाषा में कार्य किया है। और प्रत्येक विधा, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, निबंध हो, इन सभी में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोबर गणेश, जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ था। इनका दूसरा उपन्यास है किस्सा गुलाम, जिसका प्रकाशन 1986 में हुआ था। पूर्वा पर, यह उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था। आखिरी दिन 1992 में प्रकाशित हुआ था। पुनर्वास 1995 में प्रकाशित हुआ था। इनका छठा उपन्यास है चाक पर गणेश, इसका प्रकाशन वर्ष में ज्ञात नहीं कर पाई। अगला उपन्यास है विनायक, जो 2011 में प्रकाशित हुआ था। सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक, यह उपन्यास 2012 में प्रकाशित हुआ था। असबाबे वीरानी 2012 में प्रकाशित हुआ था। आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू। इस प्रकार यह इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रह। इनके काफ़ी कहानी संग्रह हैं, लेकिन केवल मैंने 2 का जिक्र किया है। जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 98, प्रतिनिधि कहानियाँ, इनकी कुछ कहानियाँ भी हैं या कहानी संग्रह हैं। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, उकाव हुलार, ये पर्वतीय शब्द है। चाक पर, यह इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो रचना के बादल 1967 में आया, शैतान के बहाने 1980, आड़ू के पेड़ 1984 में प्रकाशित हुआ। समालोचना में भी इन्होंने कार्य किया है। आलोचना के क्षेत्र में छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागार्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, अज्ञेय, वागार्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998। डॉक्टर रमेश चंद्र साहा को बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
पद्मश्री रमेश चंद्र शाह को हिंदी के लिए उनके उपन्यास विनायक पर वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वयं डॉक्टर शाह के अनुसार गोबर गणेश का अगला हिस्सा उन्होंने पाठकों के अनुरोध पर विनायक के रूप में लिखा है। विनायक पर ही उन्हें 2014 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मित्रों, आज हमने साझा किया आपके साथ गोबर गणेश उपन्यास की कथा वस्तु को और उसकी कुछ विशेषताओं को। आगे अगर संभव हो सका तो मैं विनायक उपन्यास पर भी अवश्य चर्चा करूंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।